है ना, जो भी मतलब देन दे इवन स्टडी दैट with the advancement of all these techniques जो है we India could achieve lot of food production जो हमारी रिक्वायरमेंट को पूरी कर रहा है, न केवल हमारी रिक्वायरमेंट को पूरी कर रहा है बल्कि we are so become so self reliant that we could even export the food produce to the different countries। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट हो गया। पॉपुलेशन तो इंडिया की बढ़ ही जा रही है, लेकिन उस बढ़ती हुई पॉपुलेशन की भी हम सारी डिमांड को पूरी करने में सक्सेस हो पाए। तो दैट वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट, है ना। और ये नाम आप डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन का याद रखिएगा, ये पूछे जाएंगे, है ना। तो इसके बाद अब जो चीजें आपके आएंगी वो सारी वेराइटीज के नाम आएंगे, वो भी आपको याद करने पड़ेंगे। अब तक तो सारे बड़े बड़े क्वेश्चन थे, अब वो एक एक नंबर वाले क्वेश्चन का खाता शुरू होता है, तो हम उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, वो आपको याद करने पड़ेंगे। So first we are going to study about wheat and rice. तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1960 मिड 60s के अंदर हमने इंट्रोड्यूस करे थे हाई यील्डिंग वेराइटीज फ्रॉम द मैक्सिको, है ना। तो फ्रॉम द पीरियड ऑफ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1960s टू 2000, दैट इज करीब 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 कितने साल हो गए, 35 साल 36 साल का टाइम हमको मिला। व्हीट प्रोडक्शन हैज इंक्रीज 11 मिलियन टन टू 75 मिलियन टन, नियरली अप्रोक्सीमेटली 7 टाइम इंक्रीज हो गया, नियरली और अप्रोक्सीमेटली 7 टाइम इंक्रीज। तो आप ये सोचिए कि मतलब ये कोई छोटा मोटा वो नहीं था कि अब उसके अंदर केवल ग्रीन रेवोल्यूशन वाज द नॉट नॉट द रीजन। इसके अंदर जो एक और बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो एक रेस का भी था, इंक्रीज इन द एक रेस। ठीक है, क्योंकि जब भारत आजाद हुआ था, जब तक भारत अंग्रेजों के हाथ में था, तो अंग्रेज कभी चाहते ही नहीं थे कि हम इतने ज्यादा डेवलप हो जाएं कि हमको व्हीट नहीं इंपोर्ट करना पड़े। एंड बीइंग यूरोप से जो है व्हीट आता था, तो उसके लिए उसको काफी अच्छी कॉस्ट प्राइस मिल जाती थी, तो दैट वाज वन ऑफ देयर एम। ठीक है, हाउएवर उन्होंने इंडिया की भी काफी सारी लैंड को अपने कब्जे में ले लिया था, तो दैट वाज व्हाट अकॉर्डिंग टू देम दे यूज्ड टू कॉल देम एज क्वींस लैंड। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे जितनी सरकारी जमीन होती है उसको हम बेनामी जमीन कहते हैं, या ऐसे ही कुछ नाम से कॉल करते हैं, मतलब जिसपे किसी का हक नहीं है वो सरकारी है। बट जब तक वो ब्रिटिशर्स थे, या जहां जहां पे ब्रिटिशर्स की कॉलोनीज थी, वहां पे जो भी लैंड थी जो कि जिसपे किसी का हक नहीं था, वो सब क्वींस लैंड होती थी। ठीक है, तो वो वहां पे खेती बाड़ी करते थे और उसका प्रोड्यूस जो है सारा इंग्लिश जो है वो इसके ऊपर रेट्स तय करते थे। और वो तो दे हैड बिल्ड सम ऑफ द डैम्स एंड दे हैड बिल्ड सम ऑफ द कैनाल्स बट नॉट मच। फिर जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर ही जो 50s में हमने शुरू करे थे, तभी देन जो गवर्नमेंट थी उन्होंने तभी डिसाइड कर लिया था कि इंडिया को जो है बहुत सारे डैम्स की जरूरत है और कैनाल सिस्टम की जरूरत है। तो एकरेज जो था लैंड का वो काफी हद तक बढ़ा। ठीक है, आज जैसा हमारी सरकार का प्राइम इंपॉर्टेंस है कि सड़कें बन जाए। ठीक है, अब सड़कें बनने में तो क्या है, हमको टोल देना पड़ेगा, तो दैट इज द अर्निंग टू द गवर्नमेंट। जब डैम्स बने थे और कैनाल सिस्टम बने थे, तो गवर्नमेंट को अभी भी आज की तारीख में भी कोई अर्निंग नहीं हो रही है, इट इज ओनली एक्सपेंडिचर, बिकॉज डैम बनाने में और कैनाल सिस्टम बिछाने में काफी हद तक खर्चा हो। जबकि गवर्नमेंट जो अब रोड बना रही है उसके अंदर क्या है, वो पीपीपी मॉडल पे बन रहे हैं और उस पर सब जगह टोल टैक्स लगा दिए। आप अपने घर से बाहर निकले और जस्ट 10 कदम की दूरी पे भी टोल होगा, तो आपको टोल देना ही पड़ेगा रोड क्रॉस करने के लिए। तो दिस इज द टोटली कॉमर्शियल सिस्टम, बट वो नहीं था। तो थैंक गॉड कि मतलब उसके कारण जो है फार्मर्स को काफी हद तक प्रोड्यूस बनाने में एंड सेल्फ रिलायंट बनने में है। तो when the productivity is increased, it was definitely a benefit to the farmers even. So their financial states also become good। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे आज़ादी के पहले वो कैसे झोपड़ों में रहते थे, आज अगर आप गांव में जाएंगे तो आपको सीन कुछ अलग ही टाइप का मिलेगा, बिकॉज देयर वाज अ ह्यूज डेवलपमेंट टेकन प्लेस इवन इन द विलेजेस बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन। तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं कि मतलब 11 मिलियन टन से लेकर के वो 75 मिलियन टन तक पहुंच गया का व्हीट का। एंड राइस प्रोडक्शन वेंट अप फ्रॉम 35 मिलियन टन टू 89.5 मिलियन टन। राइस की प्रोडक्टिविटी के अंदर कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आया, आया तो है लेकिन वो कितना 2.5 गुना तक ही आया केवल। ठीक है, only 2.5 times in compared to wheat, which was increased by almost 7 times. The reason is because wheat जो rice है, paddy जो है वो mainly water dependent crop है।
ठीक है, उसको काफी सारे पानी की जरूरत पड़ती है और पानी के सोर्स जो है इंडिया में लिमिटेड है। तो जहाँ अच्छे तक पानी अवेलेबल नहीं होगा वहाँ पैडी की ग्रोथ नहीं हो सकती, एंड दैट इज वाई जहाँ थोड़े बहुत कैनाल्स थे, जहाँ थोड़ा बहुत दूसरा टाइप का वाटर सोर्स अवेलेबल था, वहीं पे वीट पैडी की प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, जबकि वीट के लिए ऐसा नहीं था। वीट इज नॉट सो मच डिपेंड ऑन वाटर, ठीक है, एंड वी आर इवन डेवलप्ड हाई यील्डिंग वेराइटी व्हिच वाज लेस डिपेंडेंट ऑन वाटर। तो दिस वाज ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ सेमी ड्वार्फ वेराइटी ऑफ व्हीट एंड राइस। नाउ सेमी ड्वार्फ क्या होती है? व्हीट के पहले जो हमारे, मतलब आजादी के पहले जो हमारे पेड़ होते थे वो काफी बड़े होते थे, मुझसे भी बड़े, मतलब 6.5-7 फीट के। उससे क्या होता था कि भूसा तो बहुत मिल जाता था जानवरों को खिलाने के लिए, लेकिन वट एवर फोटोसिंथेसिस इज बीइंग डन बाय द प्लांट, उसका मेजर पोर्शन केवल प्लांट की हाइट बढ़ाने में काम आ रहा है। सेमी डॉफ वेराइटी, नॉट वेरी शॉर्ट ऑल्सो, नॉट वेरी टॉल ऑल्सो, जो बीच वाली वेराइटी है सेमी डॉफ वेराइटी जो है, उससे क्या फायदा हुआ कि वो जो प्रोड्यूस कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस, उसका मेजर पार्ट जो है दैट यूज्ड टू बी स्टोर्ड इन देयर सीड्स, सो वो हम लोगों को मिलता था। ठीक है, तो ये सेमी डॉफ वेराइटी। दूसरा फायदा क्या होता है कि जब टॉल प्लांट होते हैं, स्पेशली अगर पैडी का प्लांट है, राइस के प्लांट है, राइस के प्लांट वैसे ज्यादा बड़े नहीं होते हैं, दे आर ओनली अप टू अ हाइट ऑफ 3 फीट, ठीक है, लेकिन पहले वाली वेराइटी थोड़ी लंबी होती थी। लंबी होने पे क्या होता है, जोड़ से जब हवा चलती है, व्हेन स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोज रेनी सीजन में, या क्या कहते हैं उसके थोड़े पहले, तो आप जानते हैं जोर से हवा चलती है तो ये पेड़ के तने इतने सॉफ्ट होते थे कि दे यूज्ड टू फॉल, और एक बार ये गिर गए ना तो फिर वो वापस नहीं उगते, फिर वो खत्म है, प्लांट खत्म हो जाता है। सेमी डॉर्फ होने पे क्या, हाइट छोटी होगी, हाइट छोटी है तो वो रेजिस्टेंट होता है। आप देखिए ना, अगर ये पेन इतना इतना छोटा है तो आप इस पे उतना ही फोर्स लगा के इसको तोड़ नहीं सकते, लेकिन अगर ये थोड़ा लंबा होता है और मैं उतना ही फोर्स लगाता है, ये टूट जाता है बीच में से कहीं ना कहीं। ठीक है, अगर आप झाड़ू की एक सीख निकाल लें, झाड़ू की एक सीख निकाल लें और उसको इतना बड़ा करने के बाद कहीं पे भी फोर्स लगाएंगे वो टूट जाएगी, लेकिन आप उसका छोटा सा टुकड़ा लीजिए, उतना ही फोर्स लगाइए, वो नहीं टूटेगी। तो वहां क्या होता है, जब हाइट कम हो जाती है तो जो फोर्स जो है दैट 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 गिव्स, मतलब दैट स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। तो वो सेमी डॉफ वेराइटी के दो फायदे हुए। सेमी डॉफ वेराइटी वाज नॉट इजीली क्या कहते हैं डैमेज्ड, नॉट इजीली फॉल व्हेन द स्ट्रॉन्ग विंड यूज्ड टू ब्लो, एंड सेकंड जो था वो उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता था। ठीक है, नॉर्मल यूरेट, normally Balong, at International Center of Wheat and Maize Improvement in Mexico, developed semi-dwarf variety of wheat. In 1963, several varieties such as Sonalika, Kalyan Sona, which were high yielding and disease resistant, were introduced in all over the wheat growing belt in India. तो अभी आप नाम रखिए, याद रखिए, सोनालिका एंड कल्याण सोना। ठीक है, देयर वाज अ टाइम जब कल्याण सोना बहुत ज्यादा मिलता, पहले सबसे पहले देसी वैरायटी आती थी कल्याण सोना। आई रिमेम्बर, आई स्टिल रिमेम्बर, मैंने काफी हद तक, काफी टाइम तक खाया भी है कल्याण सोना, हमारे घर में यही व्हीट आता था। ठीक है, तो वो 60s के बाद में दैट स्टार्टेड कमिंग, मतलब फार्मर स्लोली स्टार्टेड अडॉप्टिंग इट, एंड उसके साथ उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी एंड द वेराइटी वाज वेरी गुड। ठीक है, इन कंपेयर टू द देसी वैरायटी तो ये अच्छा नहीं है, क्योंकि देसी वैरायटी के चपाती काफी सॉफ्ट सॉफ्ट होती थी, बट इनने प्रोडक्टिविटी काफी हद तक एनहांस करी, तो प्राइसेस भी कंट्रोल हुए एंड बहुत बहुत सारे दूसरे फायदे भी। Now, which were high yielding and disease resistant, were introduced all over the wheat growing belt in India. Now, semi-dwarf varieties of were derived from IR, that is semi-dwarf rice variety were derived from IR8. Now IR8 जो है वो फिलीपींस से आया है। देखिए, डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिसर्च राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, IRRI फिलीपींस, ठीक है, एंड ताइचुंग नेटिव फ्रॉम ताइवान। ये दो वेराइटी हम यहाँ से लेकर के आए और उनको हमने इंडियन वेराइटी के साथ में क्रॉस करके हमने बनाया जया एंड रत्ना, बाद में पद्मा भी बना। ठीक है, तो दिस डेरिवेटिव्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन 1966। लेटर बेटर यील्डिंग सेमी-डॉर्फ वेराइटीज लाइक जया एंड रत्ना वर डेवलप्ड इन इंडिया। तो इन्हीं के हाइब्रिडाइजेशन से फिर इंडिया ने ये बनाया। ठीक है, तो ये चार वेराइटीज है, सोना, कल्याण सोना एंड क्या कहते हैं सरवती सोनार तो बाद में है, ये सोनालिका। ठीक है, और वीट में है जया एंड रत्ना, पद्मा बाद में है। ठीक है, अब यहाँ पे शुगर केन की बात करते हैं। शुगर केन के वेराइटी है, देखिए सैकरम बर्बरी,
बाबेरी जो है ये साउथ इंडिया का है ना, वाज ओरिजिनली ग्रोन, सॉरी नॉर्थ इंडिया का है ना, विच ओरिजिनली ग्रोन इन नॉर्थ इंडिया बट हैड ए पुअर शुगर कंटेंट। यहाँ का अगर आप अभी भी देखेंगे राजस्थान में या पंजाब, यूपी में, पंजाब में, यही सबसे ज्यादा क्या कहते हैं शुगर ग्रोइंग, शुगर केन ग्रोइंग बेल्ट है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा शुगर केन होते हैं, उसके बाद पंजाब में, फिर यूपी में, है ना, और साउथ में अगर हम जाएंगे तो तमिलनाडु। लेकिन जो तमिलनाडु का वैरायटी है, देखिए सेकरम ऑफिसिनेरम, ये जो है उसका उसका जो स्टेम होता था दैट यूज्ड टू बी थिक। तो थिक स्टेम होगा तो क्या होगा, पर फीट या पर क्या कहते हैं स्क्वायर फीट तो क्या कहेंगे, पर रनिंग फीट जो लेंथ है उसकी, उसमें उसका शुगर कंटेंट ज्यादा होता था। तो देखिए, द ट्रॉपिकल केन ग्रोन इन द साउथ इंडिया सेकरम ऑफिसिनेरम had a thick stem and high sugar content but did not grow well in नॉर्थ इंडिया। पर उसकी प्रॉब्लम क्या है कि नॉर्थ इंडिया का क्लाइमेट उस प्लांट को सूट नहीं करता। तो फिर क्या किया, दोनों स्पीशीज को जो है हाइब्रिडाइज कर दिया। तो दीज टू स्पीशीज वर सक्सेसफुली क्रॉस्ड टू गेट शुगर केन वेराइटीज कंबाइनिंग विद द डिजायरेबल क्वालिटी और एंड हाई yield, thick stem and high sugar ability to grow in the sugarcane areas in North India। ठीक है, फिर भी अभी उतना बड़ा स्टेम, उतना मोटा स्टेम आपको नहीं मिलेगा जितना कि साउथ में मिलता है। हाइब्रिडाइज तो हुए हैं बट आइदर फार्मर्स आर, इट इज नॉट इन द रीच ऑफ फार्मर्स और वट एवर इट इज। मिलेट्स कहते हैं वो जो ज्वार बाजरा, जो जिसको हम मोटा अनाज कहते हैं जनरली, ठीक है, उनको भी हमने काफी हद तक इम्प्रूव करा है। बाजरा की बहुत, राजस्थान इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा और कंज्यूम भी यही होता है। ठीक है, अगर आप वेस्टर्न राजस्थान में जाएंगे, दिस इज अ क्रॉप विच रिक्वायर वेरी लेस वाटर। एक बारिश हो जाएगी दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है, तो इसलिए बाजरा जो है आपको वेस्टर्न राजस्थान में ग्रो करते हुए मिलेंगे। तो देखिए, हाइब्रिड मेज, ज्वार एंड बाजरा हैव बीन सक्सेसफुली डेवलप्ड इन इंडिया। Hybrid breeding have led the development of several high-yielding varieties resistant to the water stress। ठीक है, तो इनको हमने ऐसा बनाया कि ये कम पानी में भी आपको कोटा में ये चीजें ज्यादा नहीं बोते हुए आपको शायद ही कोई मिले जो कोटा में ज्वार या बाजरा बो रहा है। क्यों? क्योंकि कोटा में प्लेंटी ऑफ वाटर अवेलेबल है, कैनाल सिस्टम थ्रू आउट, जहाँ पे भी आप जा रहे हैं। अगर आप बूंदी रोड पे चल जाइए आपको कैनाल सिस्टम मिल जाएगा, आप बारा रोड पे चल जाइए आपको कैनाल सिस्टम मिल जाएगा, आपको क्या कहते हैं ये सवाई माधोपुर साइड में चले जाइए आपको कैनाल सिस्टम मिल जाएगा। तो जो हमारा डैम है कोटा का, जो डैम बना है हमने बैराज, वो केवल ऐसे ही पानी भरने के लिए और पिकनिक बनाने के लिए नहीं बना है। और उससे थर्मल प्लांट तो बहुत लेट आया है इंडिया में, राजस्थान में या कोटा में, एटलीस्ट मैं कैन से समवेयर इन 80s, अर्ली 80s। उससे पहले जो जो मेन बेनिफिट था उसका 60s के अंदर ही जवाहरलाल नेहरू आए थे राजस्थान, मतलब कोटा में, और उन्होंने इसका वो रखा था। तो देर आर सीरीज ऑफ डैम्स, जो राणा प्रताप कोटा वहाँ का, रावतपाटा का, उसके बाद कोटा डैम, गांधी सागर, उसके बाद कोटा बैराज, ये, ठीक है। और इससे पहले भी जो है वो मध्य प्रदेश में है कुछ डैम्स। तो ये सीरीज ऑफ डैम्स हैं। इन डैम से नॉट ओनली वाटर इज अवेलेबल फॉर द एग्रीकल्चर बट ऑल्सो मेनी ऑफ दीज आर ऑल्सो प्रोड्यूसिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, कोटा में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर नहीं बनती है लेकिन दिस वाटर इज यूज फॉर थर्मल वाटर प्रोडक्शन। तो थर्मल वाटर पावर प्लांट के अंदर जो है पानी की इंपॉर्टेंस क्या है, कोई बता सकता है मुझे? व्हाट इज द यूज ऑफ वाटर इन द थर्मल पावर प्लांट? रिवर वाटर, चंबल का पानी, ये है भी कि नहीं है क्लास में? यस सर। हाँ, चंबल का पानी क्या काम आता है थर्मल पावर प्लांट? एनीवे, चंबल का पानी कोई डायरेक्ट यूज नहीं हो रहा थर्मल पावर प्लांट में, बट इट इज एक्चुअली ए कूलेंट। ठीक है, वो जो स्टीम हम बना देते हैं 300 डिग्री टू 400 डिग्री सेल्सियस की, जब वो पानी को हम गर्म करते हैं, सॉफ्ट वाटर इज यूज फॉर फॉर मेकिंग स्टीम। ठीक है, और वो एक क्लोज सिस्टम में रहती है, दैट वाटर टोटली रिमेन इन द क्लोज सिस्टम, वो कभी बाहर नहीं आता है। जैसे एसी का
गैस क्लोज सिस्टम में रहता है ना, कभी बाहर नहीं आता है, वैसे ही वो, तो वो क्लोज सिस्टम में, लेकिन वो जब हम स्टीम को सुपर हीट कर देते हैं 400 डिग्री सेल्सियस तक, तो उसका वॉल्यूम कई गुना बढ़ जाता है। अगर उसको हम ठंडा नहीं करेंगे तो वो ट्यूब्स को फाड़ देगा, है ना। इसलिए जरूरी है कि उसको ठंडा करना है, फिर वापस उसको टरबाइन इसमें क्या कहता है बॉयलर में भेजना है। तो ठंडा करने के लिए हम बाहर से नदी का पानी उसमें डालते हैं, एंड दैट वाटर बिकम हॉट, दैट वाटर इज अगेन सेंट टू रिवर। तो दैट इज द ओनली रीजन, अदरवाइज थर्मल पावर प्लांट को पानी की ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ती। उनका जो पानी है वो उनका क्लोज सिस्टम है, दैट वंस फिल्ड दैट वाटर, सेम वाटर विल बी यूज्ड ओवर एंड ओवर अगेन। चलिए हम बात करते हैं प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस। ये तो कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमने बाहर से इंपोर्ट कर ली, ठीक है, और उनको हमने लोकल वैरायटी के साथ में हाइब्रिड करें। तो ये सोनालिका एंड कल्याण सोना, जयान रत्ना, है ना, और ये सकरम बर्बरी हमारे यहाँ पे पहले से था, ऑफिसिनेरम साउथ इंडिया में था, उनको हमने लेकर के क्रॉस कराया और उनसे हमने हाइब्रिड वैरायटी बना दी, ठीक है। हाइब्रिड वैरायटी ऑफ द मेज एंड ज्वार एंड बाजरा आर आल्सो सक्सेसफुली डेवलप। लेकिन अभी हमारा एम ये है कि हम डिजीज रेजिस्टेंस, अब हम पर्टिकुलर एम को लेकर के चल रहे हैं कि हमको डिजीज रेजिस्टेंट बनाना है प्लांट, so that they may not be affected by the various type of pest, insects and all. किसी को किसी प्लांट को फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं, किसी को पेस्ट लग जाते हैं, किसी को कोई कीड़ा या वर्म लग जाता है, किसी को क्या, ठीक है। तो दे आर अफेक्टेड बाय नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पेस्ट। तो देखिए वाइड रेंज ऑफ फंगल, बैक्टीरियल एंड वायरल पैथोजन अफेक्ट द यील्ड ऑफ द कल्टिवेबल क्रॉप स्पीशीज। तो वो किस किस तरीके से अफेक्ट करेंगे, वो प्रोडक्टिविटी कम कर देंगे, उनका टेस्ट खराब कर देंगे, ठीक है। और कई सारे प्लांट होते हैं वो दिखने में भी अच्छे नहीं रहेंगे, और नेचुरली अगर वो उसकी प्रोडक्टिविटी खराब कर रहे हैं तो नेचुरली फार्मर्स को भी नुकसान होगा फाइनेंशियली। तो क्रॉप लॉसेस कैन ऑफन बी सिग्निफिकेंट अप टू 20 to 30%। अगर ये पेस्ट को अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो 20 से लेकर 30% तक प्रोड्यूस जो है वो वेस्ट चला जाता है। दे आर अटैक्ड बाय दीज पेस्ट, ठीक है। और समटाइम इवन टोटल लॉस, फंगाई वगैरह कई बार लग जाते हैं और उसको हमने टाइमली कंट्रोल नहीं करा तो फंगाई ग्रो वेरी रैपिडली एंड कंट्रोल कवर द एंटायर प्लांट, ठीक है। और वो आपका सीड हो सकता है वो रस्टी हो जाए, ब्राउन हो जाए, काला पड़ जाए, व्हाइट पाउडरिश हो जाए, उनको कौन खरीदेगा, हु विल बाय दैट, ठीक है। तो इसलिए मतलब वहां पे टोटल लॉस तक हो सकता है। तो इन दिस सिचुएशन ब्रीडिंग एंड development of cultivars resistant to disease enhances food production. This also helps reduce the develop dependence on the use of fungicide and bactericide. जरूरी ये है जब हम हाई यील्डिंग वैरायटी बना रहे हैं तो हमको दो तरीके से फायदा मिल रहा है। पहली बात तो क्या है कि प्लांट को नुकसान सीधा ही कम हो रहा है। दूसरी बात, अगर हम नहीं करेंगे तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, वी विल बी डिपेंडिंग ऑन मोर ऑफ द पेस्टिसाइड। तो अगर फंगाई है तो फंगीसाइड, बैक्टीरिया है तो बैक्टीरियासाइड, है ना, और अगर रोडेंट है तो रोडेंटिसाइड ना। रोडेंट तो ऑल मोर बड़ी सिचुएशन है, उसको तो हम बाद में टेकल करेंगे, अभी तो हम फील्ड में लगे हुए प्लांट्स के लिए बात करते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ प्लांट्स है जो अटैक करते हैं, वो जैसे बर्ड्स हैं, कुछ एनिमल्स हैं, उनको उनके लिए अलग तरीका अपनाना पड़ेगा। उसके लिए तो फार्मर को वहां पे जाके बैठना ही पड़ेगा। दे हैव टू बी विजिलेंट, they can make scarecrow, they have to produce certain type of sounds to keep these animals away, birds away and all। तो वो जब क्रॉप मैच्योर होती है उस टाइम आते हैं, ठीक है। और जो फंगाई और इंसेक्ट के लिए इंसेक्टिसाइड, अब जब हम इंसेक्टिसाइड, वीडीसाइड, फंगीसाइड और क्या कहते हैं बैक्टीरियासाइड लगाते हैं तो पहली बात तो क्या फाइनेंशियल लॉस है, फार्मर्स को बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा। दूसरा, इफ दे आर नॉट प्रॉपरली हैंडल तो फार्मर्स की जान जा सकती है, ठीक है। तीसरा एंड द मोस्ट डेंजरस वन, आवर फार्मर्स आर नॉट वेरी मच एजुकेटेड वन। एजुकेटेड फार्मर को क्या बोलो आप, हम खुद ही बाजार से इतना सामान लेकर के आते हैं, वी हार्डली सी वेदर द एक्सपायरी डेट, व्हाट इज द एक्सपायरी डेट, है ना। हम बाजार से इतनी सारी चीजें लेके आते हैं, उन पे पैक के ऊपर उनके बनाने का तरीका होता है, तो हम इक्का दुक्का कोई पढ़ते हैं मैगी वैगी को, बाकी कौन पढ़ता है, सब अपना दिमाग लगा लेते हैं। तो जो इंस्ट्रक्शंस आर रिटन, नोबडी रीड्स। तो दे आर नॉट अवेयर कि हाउ मच पेस्टिसाइड टू बी डिजॉल्व, हाउ मच वाटर इज टू बी टेकन और व्हाट सॉल्वेंट इज टू बी टेकन, व्हेन हैज टू बी स्प्रेड। नाउ ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, इंपॉर्टेंट है कि विच इज द सुटेबल डे टू स्प्रे पेस्टिसाइड। और पेस्टिसाइड कभी ऐसे टाइम नहीं स्प्रे करना चाहिए जब फ्लावर्स आ गए,
पेस्टिसाइड कभी ऐसे टाइम स्प्रे नहीं करना चाहिए जिस दिन बारिश आने के चांसेस हो। आप यहाँ पेस्टिसाइड डाल के आए और बारिश धुलवा के ले जाएगी सबको, ठीक है। पेस्टिसाइड जो है कभी ऐसे टाइम पे नहीं स्प्रे करना चाहिए जिस दिन जोर से हवा चल रही हो। पता चले आप अपने फील्ड पे पेस्टिसाइड डाल रहे हैं और जोर से हवा चली और उसको ले गए, एंड दोज पुअर पीपल हु आर सिटिंग unaware of any such danger, they may get it inhaled and they may die, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमको ध्यान रखना है। फिर पेस्टिसाइड जब हम फीड में डाल रहे हैं तो वो उसकी लीव्स के ऊपर गिरती है। ऐसे लीव्स को अगर हम अपना हमारे क्या कहते हैं डेयरी एनिमल्स को खिला देंगे तो उनको पेस्टिसाइड मिले। एंड जो मोस्ट डेंजरस सिचुएशन है वो यही है कि आप पेस्टिसाइड डालने के बाद सपोज ड्यू टू रेन इट इज वॉश्ड अवे एंड इट रीचेस टू द सॉइल, तो इट विल पॉल्यूट द सॉइल आल्सो। एंड सॉइल में मिलने वाले जो माइक्रोब्स है जो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ा रहे हैं, दे विल किल देम, सो द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल विल कम डाउन, ठीक है। एंड फिर आपने बायो मैग्निफिकेशन पढ़ाई है, ये पेस्टिसाइड यहाँ से धुल करके बारिश के साथ में और नियर बाय वाटर बॉडीज में पहुंच जाएंगे। फिर वाटर बॉडीज का पानी पॉल्यूटेड हो जाएगा, फिर उस पानी को हम पी जाएंगे। हम तो लास्ट में पियेंगे, हम तो पियेंगे तो पियेंगे। कई बार हम जो है उनमें ग्रो करने वाले सिंगाड़े या कुछ और तरह के वाटरमेलन या कुछ और तरह के फ्रूट्स वगैरह खा लेते हैं जिसके अंदर पेस्टिसाइड चले गए। और बायो मैग्निफिकेशन में जो टॉप प्रेडेटर्स होता है, सेकंड टॉप प्रेडेटर्स होते हैं, उनके अंदर इनके अमाउंट सबसे ज्यादा हो जाते हैं, तो दैट इज द लार्ज फिश, ठीक है। उनके अंदर इनके अमाउंट सबसे ज्यादा हो जाएंगे। एंड क्रोकोडाइल्स एंड व्हाट यू कॉल वो kingfisher and such birds which are totally feeding on these fish and all, उनके तो नंबर जो है ड्रास्टिकली कम हो जाते हैं। हमने इन सारी चीजों को बायोमैग्निफिकेशन के हेडिंग में क्लास 10th में पढ़ा, दोबारा हम इनको क्लास 12th में पढ़ ले। तो अच्छा तो ये हो कि प्लांट को जरूरत ही नहीं पड़ेगी पेस्टिसाइड की। तो इसके लिए क्या है कि हाई यील्डिंग वेराइटीज आपको ऐसी बनाने पड़ेंगी डिजीज रेजिस्टेंट। So if the plant is disease resistant, it can well stand in the field without being affected by insects or pest, fungi or any other type of pest. ठीक है। तो फार्मर का ना पैसा जा रहा है, न उसका लेबर लग रहा है, न कोई पॉल्यूशन हो रहा है, न किसी की जान जा रही है, न कोई इसको पढ़ना है, न कोई इसको छिड़कना है, न कुछ और करना है, ठीक है। इतने सा मतलब बहुत सारे और पॉइंट्स है, मैंने तो बताया नहीं आपको अभी क्या है। मतलब घर में सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम घर में रखते हैं, बच्चे को क्या मालूम हो कहीं बच्चा टच कर ले। हम साल भर में ऐसे कम से कम 3 या 4 तो न्यूज पढ़ ही लेते हैं जहाँ पे सल्फोस की गोलियां खा गया कोई, और कोई दवाई पी गया, कुछ सोच के पी गया, खांसी की दवाई सोच के ये पी गया। वो तो खैर दे में भी बहाना ऑल्सो, पर्पसली किसी ने अपनी जान ली भी होगी और फिर वो अल्टीमेटली ऐसे कह देता था वो बाई चांस नशे में, दारू के नशे में वो पी गया एंड ऑल जो भी है, ठीक है। तो जो भी, बट वो पेस्टिसाइड आर नॉट अ थिंग विच कैन बी केप्ट एट, विच शुड बी केप्ट एट होम। से जितनी दूरी रह सके उतना अच्छा है, लेकिन हमारी लाइफ का ये पार्ट बन गया है ना। हर घर में गुड नाइट और हर क्या बोलना चाहिए दुनिया भर के पेस्टिसाइड अपने घरों में आपको मिलते हैं। नाउ रेजिस्टेंट ऑफ द होस्ट प्लांट इन द is the ability to prevent the pathogen from causing disease and determined by the genetic constituent of the host plant। तो वो रेजिस्टेंट होगा वो किस बात पे डिपेंड कर रहा है, दैट इज द जीन्स आर गुड, ठीक है। वो स्टर्डी होगा। कैसे होता है देखिए, अगर कोई आगे पढ़ेंगे, जैसे मैं कोई कोई इंसेक्ट है जो प्लांट के स्टेम को बोर करता है, ठीक है। तो या तो स्टेम इतना चिकना हो जाए कि इंसेक्ट उसके ऊपर बैठ ही नहीं पाए, तो वो जेनेटिक फीचर है उसका, उसकी जीन में कुछ ऐसा चेंज हो कि उसका फिनोटाइप ऐसा हो जाए कि वो इतना स्मूथ हो जाए कि इंसेक्ट उस पर बैठ ही नहीं सकता। या फिर वो इतना हेयरी हो जाए, the stems are so hairy that suppose this is the stem, this is the position of the stem and these are the hair, insect is here, suppose this is the insect, वो बोर करता है, वो अपनी वो क्या कहते हैं जो उसका प्रोबोसिस होता है वो डालता है, वो यहीं तक ही रह जाता है, वो स्टेम तक पहुंचता ही नहीं है। तो until unless it reaches to the stem it will not be able to bore it। तो बहुत सारे प्लांट जिन पर बहुत ज्यादा हेयर होते हैं दे आर वेल प्रोटेक्टेड, and sometimes those minute hair which are there on the stem, they even contain some type of chemicals which may be repelling these insects। अब पुदीने के प्लांट के ऊपर कोई इंसेक्ट थोड़ी लगता है, उसकी स्मेल जो होती है दैट इज नॉट सूटिंग देम, ठीक है।
तो इस तरह से मतलब कुछ कुछ प्लांट्स के अंदर कुछ कुछ उनका जेनेटिक मैकेनिज्म है. आइदर इट विल बी स्मूथ स्टेम, either it may be hairy stem, either it may be some type of chemicals which are produced by those plants, which may be keeping them away, maybe because of the certain type of repelling activity or some type of smell or some type of irritation causing substance, etc. and all. The resistance of the host plant is ability to prevent the pathogen from causing disease, and is determined by the genetic constitution of the host plant. Before breeding is undertaken, it is important to know about the causative organism and the mode of transmission. हमको ये भी पता होना चाहिए कि that what type of pest is there, whether it is a fungi, whether it is an insect, whether it is a birds, or whether it is an animal, or whether it is some other type of organism, worms वगैरह जो भी है, तो वो कौन सी कैटेगरी का ऑर्गेनिज्म है, then only we can use. Now we cannot use a bactericide or fungicide on क्या कहते हैं insects. तो फंगीसाइड जो है वो फंगाई के ऊपर अटैक करने के लिए बने, नॉट ओनली इंसेक्ट. इंसेक्ट के लिए आपको इंसेक्टिसाइड यूज करने पड़ेंगे, रोडेंट्स के लिए आपको रोडेंटिसाइड यूज करने पड़ेंगे. तो आपको पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म पता होना चाहिए, देन ओनली यू कैन यूज दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ केमिकल. ठीक है. तो बिफोर ब्रीडिंग इज अंडरटेकन, इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन. तो अब ब्रीडिंग की बात कर रहे हैं अभी हम. तो ब्रीडिंग में हमको ऐसा वेराइटी ढूंढना पड़ेगा जिसमें वो पर्टिकुलर टाइप का पेस्ट का रेजिस्टेंस हो. तो सम ऑफ द डिजीज कॉज्ड बाय फंगाई आर रस्ट. अगर आप किसी किसी पेड़ का स्टेम देखेंगे, उसको ब्राउनिश लाइन दिखती है आपको कुछ इस तरह से लाए, तो उसको रस्ट कहते हैं. मतलब वो ऐसा लग रहा है जैसे पेड़ में जंग लग गया. ठीक है. इसके अलावा क्या, ब्राउन रस्ट ऑफ द व्हीट और रेड रॉट ऑफ शुगर केन. अब आप इतने विजिलेंट तो होंगे नहीं, आई डोंट थिंक सो, कि कभी आप गन्ने के रस के ठेले पे गए हो या आप कभी गन्ना खरीद के लाए हो और उसका स्टेम आपको पूरा कहीं पे हरे के बीच में कहीं लाल लाल रंग की लाइन दिख रही हो, तो ये मत मानिए कि वो लाल लाल रंग का मतलब वो पक गया है स्टेम और उसका जूस ज्यादा मीठा होगा. दैट इज ए इन्फेक्शन. वो फंगल इन्फेक्शन है. ठीक है. तो वो एक फंगल इन्फेक्शन है जिसको हमने कहा रेड रॉट. तो रेड रॉट ऑफ शुगर के, लेट ब्लाइट ऑफ पटेटो, ये तो आपने देखा होगा डेफिनेटली. कई बार हम पटेटो बॉईल करते हैं, अंदर से काले काले कुछ निकलते हैं, तो वो एक फंगल इन्फेक्शन है, उसको कहते हैं लेट ब्लाइट. कई बार आप नींबू लेके आते हैं, उस पर ब्लैक स्पॉट्स मिलते हैं आपको, दैट इज ऑल्सो फंगल इन्फेक्शन. ठीक है. ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर. ठीक है. ये सब. एंड वायरस है टेबैको का, टेबैको मोजाइक वायरस है, उससे टेबैको की जो लीफ होती है वो ऐसी कर्ली सी हो जाती है. ठीक है. और टर्निप मोजाइक, वो भी उनकी भी पत्तियों को वो कर्ली कर्ली सी कर देगा, ऐसे मुंह तुड़ जाएगी. तो उसको मोजाइक मोजाइक कहते हैं एक्चुअली. वो ऐसे ऐसे पैटर्न बन जाते हैं ना. तो अगर आप किसी किसी पेड़ पे, हमारे घर में ऊपर छत पे एक पेड़ लग रहा है, उसके पत्तों पे ऐसे ऐसे डिजाइन हो रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई वर्म घूम के गया उसके ऊपर. तो जैसे सूखी मिट्टी पे, सूखे फ्लोर पे अगर कोई इंसेक्ट, कोई वर्म को जो है थोड़ा गीला करके डाल दो तो वो जलेगा, तो जहाँ जहाँ पे निशान छूट जाते हैं ना, वैसे निशान पत्तों पे हो रहे हैं, ऐसा लगता है कोई वर्म चल के गया. तो दीज आर मोजाइक पैटर्न्स. तो दीज आर बिकॉज ऑफ सम टाइप ऑफ वायरल इन्फेक्शन. ठीक है. तो ये एक्चुअली क्या करेंगे, उन पत्तियों को खराब कर देंगे. सो व्हेन दोस लीव्स जो है दैट स्पॉइल्स, तो उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, फोटोसिंथेसिस कम होगा, तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, है ना. चलिए, मेथड ऑफ ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस. तो अपन यही बीमारियों से हमको बचाना है, तो अब हम क्या करेंगे, डिजीज रेजिस्टेंस पढ़ रहे हैं अपन, तो क्या करेंगे. तो आपको एक प्लांट तो ऐसा चूज करना है जिसके अंदर सारे अच्छे गुण हैं, और एक ऐसा वाइल्ड वेराइटी चूज करना है जो जो जंगली होते हुए भी उसको कोई डिजीज नहीं लगती. ठीक है. You have to choose a sturdy variety which is disease resistant and which is resistant to the abiotic condition. तो देखिए, ब्रीडिंग इज कैरिड आउट बाय कन्वेंशनल ब्रीडिंग. तरीका वही है. टू पेरेंट्स आपको सेलेक्ट करने, वन पेरेंट विथ ऑल डिजायरेबल कैरेक्टर एक्सेप्ट दिस, एंड द सेकंड which has got some of the desirable character along with these two. ये तो होना ही चाहिए कि वो abiotic and biotic condition के लिए resistant हो. तो conventional breeding for disease resistance is that hybridization and selection. Its steps are essentially identical to those of the breeding for any other agronomic characters such as high yield. The various sequential steps are
स्क्रीनिंग जर्म प्लाज्म, स्क्रीनिंग का मतलब क्या है, मतलब उनको हमको देखना पड़ेगा कि किस किस के अंदर क्या क्या गुण है। फॉर रेजिस्टेंट सोर्स, तो रेजिस्टेंट सोर्स कौन सा है, द वाइल्ड वैरायटी, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेलेक्टेड प्लांट्स, यू चोजन वन प्लांट विथ ऑल गुड कैरेक्टर्स, बट उसके अंदर एक दो कमियां हैं कि वो एबायोटिक कंडीशन से या बायोटिक कंडीशन वो जल्दी बीमार पड़ जाता है, उसको इंसेक्ट जल्दी लग जाता है। तो आपने एक जंगली वैरायटी चूज कर लेनी है जिसके अंदर इतना स्टडी बना है, वो ऐसा टफ है, ऐसा जंगली है कि वो आप उसको कुछ भी नहीं दे रहे हो तब भी वो वहां पे जिंदा है और हंस रहा है ना। आपने देखे होंगे कई सारे विल्डरनेस में प्लांट, हमारे सामने एक खाली प्लॉट पड़ा है उसमें बाजरे का पेड़ उग रहा था एक बार, ठीक है, और वहां पे भी हो रहा था, हाँ दो तीन जगहों पे मैंने बाजरा, अब ना कोई बर्ड्स वर्ड दबा लाई होंगी बीच में बीच में, वो गिर गए होंगे वहां पे, एंड दे आर द वाइल्ड वैरायटी, दे आर इजीली ग्रोइंग देयर, नो प्रॉब्लम। अड़ोस पड़ोस में कोई दूसरा बाजरा है कि नहीं है, नो प्रॉब्लम उनको कोई पानी पिला रहा है कि नहीं पिला रहा है, नो वरी कि उनको कोई फर्टिलाइजर डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है, दे हैव ग्रोन देयर ओन विल्डरनेस में, ठीक है। उसके बजाय फार्मर जो है अपने खेत के अंदर पानी को टाइम टू प्लांट्स को टाइम टू टाइम पानी डाल रहा है, प्लॉव करा उसने खेत को, पोरस बनाया है सॉइल को, ठीक है, उसने उसमें सॉइल में मैन्योर भी डाले होंगे, पेस्टिसाइड भी डाले होंगे, है ना, वो इसकी टेक केयर भी कर रहा है, उसके बाद भी वो पेड़ रिजल्ट नहीं ला रहा, और ये हमारे जंगली पेड़ ऐसे उगा हुआ है। तो इन दो प्लांट्स को हम सेलेक्ट करेंगे, इनका हाइब्रिडाइजेशन कर लेंगे और करते जाएंगे तब तक कि दैट ऑल कैरेक्टर्स कम इनटू वन सीड। तो ये तो हिट एंड ट्रायल मेथड है ना। हाइब्रिडाइजेशन कैन नेवर गारंटी यू, बट जब हम 15th चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है जेनेटिक इंजीनियरिंग, वो आपको एश्योर करता है कि आपको जो करेक्टर चाहिए वही आएगा, अनवांटेड करेक्टर नहीं आएगा। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ और वो सुंदर लेडी वाला किस्सा जो है ना, कल तो मेरे को नाम याद नहीं आया था, बर्नार्ड शॉ साहब थे वो। बर्नार्ड शॉ साहब जो है वो बहुत बहुत मतलब ही वाज नॉट हैविंग अ वेरी हैंडसम फेस एंड ऑल, थोड़ा सा थोड़े से बदसूरत से लगते थे वो। उनके पास वो लेडी आकर के बोली, जॉर्ज हाउ नाइस इट वुड बी इफ वी गेट मैरिड और चिल्ड्रन विल हैव योर इंटेलिजेंस एंड माय ब्यूटी। बट एकदम जवाब दिया जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने, लेडी हाउ, मतलब आई अफ्रेड सपोज इट गोज इन द अदर वे, कि मेरे बच्चे तेरे जैसे फूड बन जाए बेवकूफी जैसे, किसी से भी जाके कोई भी बात कर रही, हाँ तेरे को ये पता नहीं कि किससे क्या बात करना है, और दूसरा कि वो मेरी बदसूरती लिया है, तो फिर क्या होगा उस बच्चे का, उसको कौन संभालेगा, उसकी जिंदगी का क्या होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन में कुछ भी हो सकता है, हाइब्रिडाइजेशन इज जस्ट अ वाइल्ड कार्ड, भाई आप चला रहे हैं उसमें कुछ भी करेक्टर आ सकता है। तो इसलिए ये तब तक आपको करते रहना है और उसको इवेल्युएट करना है जब तक कि ऑल सुटेबल करेक्टर डजंट कम इन वन प्लांट। नाउ सम क्रॉप वेराइटी bred by hybridization and selection for disease resistant to fungi, bacteria and viral diseases are released इन टेबल 9.1 इनका डिस्क्रिप्शन दे रखा है, तो इनको आपको याद करना है ना। क्या क्या है, क्रॉप और वैरायटी एंड रेजिस्टेंट टू डिजीज। वीट का नाम है हिमगिरी, है ना, क्रॉप का नाम है वीट, वैरायटी है हिमगिरी, और ये किस किस चीज के लिए रेजिस्टेंट है, देखिए लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट एंड हिल ब्लंट। अब ये तो याद करने पड़ेंगे, क्वेश्चन आएंगे कि ये है तो इसके लिए क्या यूज करना है। ब्रेसिका, तो इसका नाम है पूसा स्वर्णिम, करण राई, ठीक है। ब्रेसिका एक्चुअली सरसों के लिए यूज करते हैं, सरसों को हम राई भी कहते हैं, और उस राई को जो हमने इससे बनाया उसको करण राई कहते हैं, या उसका बाया पूसा ने डेवलप करा तो उसने अपनी तरफ से नाम पूसा स्वर्णिम दिया है। और ये किसके लिए रेजिस्टेंट है, व्हाइट रस्ट। ऑफन यू माइट हैव सीन इन द मस्टर्ड प्लांट इन देयर लीव्स सम व्हाइट पाउडरी सब्सटेंसेस सीन, सो दिस व्हाइट पाउडरी सब्सटेंस इज एक्चुअली अ फंगल इंस्पेक्शन, ठीक है। तो ये उसको रस्ट कहते हैं अपन, व्हाइट रस्ट, नाउ रस्ट को व्हाइट रस्ट कहते हैं, जनरली रस्ट रेड होता है। कॉलीफ्लावर, तो सब आपने देखे ही होंगे, गोभी आपके घरों में आती है, उनमें कई बार काले काले रंग के डॉट्स मिलते हैं फूल गोभी में। तो ब्लैक रॉट एंड कर्ल ब्लाइट, है ना, ब्लैक रॉट, तो ये जो अगर दिख रहे हैं तो ये सारे फंगल इन्फेक्शन है, और इनका इनके लिए कौन सा आपने हाई यील्डिंग वैरायटी लिया है या वैरायटी विच इज रेजिस्टेंट टू इट, दैट इज पूसा पूसा शुभ्रा एंड पूसा स्नोबॉल, स्नोबॉल K1, ठीक है। तो ये इनकी वैरायटीज है। काउपी,
क्या होती है काउपी? व्हाट इज काउपी? कैन यू टेल मी व्हाट इज काउपी? काउपी या मैं ढूंढूं उसको। चिकपी, काउपी, ये सब दालें होती हैं। काउपी तो ये मेरे को चावला दिख रहा है शायद। हाँ, चलाई, व्हाइट वाली। ओके, तो काउपी का जो ब्रीड दिया है वो है पूसा कोमल। ठीक है, पूसा तो इंस्टीट्यूट है जो ये डेवलप कर रहा है, और वो नाम दे रहा है, स्वर्णिम नाम दिया उसने ब्रेसिका को, दैट इज मस्टर्ड को। और कॉलीफ्लावर को नाम दिया उसने शुभ्रा एंड स्नोबॉल। स्नोबॉल तो सूट करता है, समझ आता है कि वे जैसे गोभी स्नोबॉल जैसी दिखती है। और काउपी को उसने नाम दिया कोमल, और ये बैक्टीरियल ब्लाइट से बचा रहा है। एंड चिली को इसने नाम दिया सदाबहार। माय गॉड, सदाबहार मिर्च। तो चिली को इन्होंने नाम दिया पूसा सदाबहार। एंड ये किससे बचा रहा है? चिली मोजाइक वायरस, टेबेको मोजाइक वायरस एंड लीफ कर्ल। ठीक है, तो ये फंगल इन्फेक्शन के कारण जो उसमें मोजाइक पैटर्न बन जाते हैं, लीफ कर्ली हो जाती है, उनसे बचाएंगे। सो दैट्स फॉर दिस मीटिंग। नेक्स्ट मीटिंग हम स्टार्ट करते हैं इन अ मिनट्स।